जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में भाग 3 भाग 3 को पढ़ लिए थे, कुछ उसमें से कवर कर लिए। भाग 3 इसमें कहाँ तक पढ़े थे? अनुच्छेद 12 से लेकर हम लोग 17 तक, अनुच्छेद 17 तक अच्छे से समझ लेते। समझ लेते कि नहीं समझ लेते? अच्छे से समझ लेते। अनुच्छेद 12 से लेकर 17 तक आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक। कहाँ तक है? 35 तक। जो भाग 3 है इसमें किस चीज की चर्चा है? मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। जो मूल या मौलिक अधिकार है इसको क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा नैसर्गिक भी कहा जाता है। ठीक है। जो आपका मूल अधिकार है, इसे निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। जो आपका मूल अधिकार है इसका रक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है। चलिए, रक्षक रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और क्या चीज है? जो ये मैग्ना कार्टा ये कहाँ का शब्द है? फ्रेंच। कहाँ का है? फ्रेंच भाषा शब्द है मैग्ना कार्टा। अधिकार को फ्रेंच के भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इतना समझ गए? चलिए, जो ये आपका मूल अधिकार है वो कैसा है? प्रवर्तनीय है, वाद्य योग्य है। कैसा है? वाद्य योग्य है, प्रवर्तनीय है। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। इतना तो आपको समझा देते। अब एक चीज और, आपको आर्टिकल 12 में क्या बताए थे? राज्य की परिभाषा। कौन सा राज्य? आपको बताए थे कि ऐसा राज्य नहीं जैसे महाराष्ट्र यूपी है, वैसा कोई राज्य नहीं है। इसमें राज्य की परिभाषा जो स्वयं कानून बनाने के स्वतंत्र, उसको चर्चा किए थे। किसमें? राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 12 में। ठीक है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य की परिभाषा क्या, वो पिछले क्लास में जाकर अच्छे से उस चीज को समझ लें। ठीक है। उसके बाद आके इस क्लास को कवर करेंगे। आर्टिकल 13 में क्या कहे थे? आर्टिकल 13 में कहे थे इसमें अल्पीकरण। क्या कहे थे? अल्पीकरण। आर्टिकल 14 में क्या कहे थे? आपको आर्टिकल 14 में बताए थे विधि के समक्ष समानता। और ये पहला था। दूसरा कौन था? दूसरा था विधि के समक्ष संरक्षक। कौन था? संरक्षक। ये कहाँ से लाया गया था? यूके। कहाँ से लाया गया था? यूके से। इसको कहाँ से लाए थे हम लोग? इसको लाए थे हम लोग यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लाए थे? यूएसए से लाए थे। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 15 में कहा गया था धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आज भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 16 में कहा गया था लोक नियोजन। लोक माने सभी के लिए, नियोजन मतलब नौकरी। सभी के लिए नौकरी क्या रहेगी? समानता रहेगी। नौकरी में क्या रहेगी? समानता रहेगी। नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में क्या कहा गया था? 17 में क्या कहा गया था? अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा गया था? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। आप जाति और धर्म के नाम से आप छुआछूत किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। ये इतनी चीज आपको कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा अच्छे से कर चुके हैं। इतना समझ गए? चलिए इसको इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। चलिए आगे समझते हैं। अब
हम लोग आर्टिकल 17 तक कवर कर चुके थे। आज से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12। एक चीज हो, आपको हम बताए थे आर्टिकल 12, 13 और 33, 34 और 35, ये जो आर्टिकल हैं ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि मूल अधिकार से रिलेटेड विचार या संबंधित रहते हैं। मूल अधिकार से संबंध में विचार से रिलेटेड है मूल अधिकार से, लेकिन मूल अधिकार हमारा नहीं है। इतना आप समझ गए? तो आपको 12, 13 बता चुके हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, आपको बताते थे 14, 15, 16, 17। तो वो तो जो था समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक आर्टिकल है? आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है? आर्टिकल 18 तक, जिसमें से आपको हम 17 तक बता देते और 18 बताना है समानता के अधिकार। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल कहाँ से है? ये आर्टिकल आपका 19 से कहां तक है? 22 तक। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से कहां तक है? 22 तक खत्म होती है, 23 स्टार्ट होगा, कहां तक है? 24 तक। कहां तक है? 24 तक। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी, इसको हम बताएंगे, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? ये 24 तक था, तो ये 25 से स्टार्ट होगा और कहां तक है? 28 तक। आर्टिकल 28 तक। पांचवा कौन सा है? शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। इतना समझ गए? छठवां क्या है आपका? छठवां है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ये कहां से कहां तक है आपका? आर्टिकल 21। कहां तक है? आर्टिकल 31। सातवां कौन सा है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां से आर्टिकल है? आर्टिकल 32। उसके बाद आपको बताए थे 33, 34, 35, ये क्या है? ये है आपका मूल अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल। इतना आप समझ गए? तो इतना आर्टिकल आपको आज पढ़ना है। हम लोग इसमें कहां तक पढ़ लिए थे? 17 का आप तक अच्छे से समझ लिए थे। 18 पढ़ेंगे, फिर 19 से 22 पढ़ेंगे, फिर 23 से 24, 25 से 26। ये जितने आपको हैं, जितने स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से हैं, आपको शोषण के विरुद्ध, आपके कोई भी व्यक्ति आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भी पढ़ना है वो हम लोग इस आर्टिकल में, जब यहाँ पे पढ़ना होगा तो आपको हम अच्छे से समझाएंगे क्या क्या चीज है इसमें। ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रफ और कलम या नोट्स लेके बैठे रहिए, बनाते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से आपको जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है। जितना आप लिखेंगे उतना जल्द आपके माइंड में सेट होगा और उतना जल्द आपको याद हो जाएगा। चलिए, कौन सा आर्टिकल स्टार्ट करना है? आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? भारत में कोई भी ऐसा कोई उपाधि नहीं रखेगा। जैसे अभी आपको समझाते हैं कैसे उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे पहले जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय राजाओं का शासन था, यानी राजतंत्र था।
तो उस समय जब राजतंत्र था उस समय लोगों ने अलग अलग प्रकार के या अनेक प्रकार के लोग उपाधि रखते थे, जैसे राज बहादुर, राज बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर, महाराजा और छत्रपति, ऐसे अनेक प्रकार के उन लोगों ने, जब राजतंत्र था, जब राजाओं का शासन था, उस समय ऐसे उपाधि रखते थे। तो जो ऐसे जब उपाधि रखा जाता, जब संविधान बन रहा था, उस समय संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि अगर ऐसे उपाधि रखेंगे लोग तो समाज में समानता किस चीज का था। आपको बता रहे हैं ना कि जो आर्टिकल हमारा 14 से 18 तक है वो क्या है, समानता का अधिकार, यानी समाज में समानता लाना चाहता है। तो जब आर्टिकल 18 समानता में रखा गया है तो इसका मतलब ये कि जो आपका ये उपाधि है इसको एक बराबर करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 18 भी कहता है समानता, यानी ये भी समानता में ही है, समानता लाना चाहता है आर्टिकल 18। इसमें कहा गया है कि आप उपाधि नहीं रख सकते हैं, जैसे राज बहादुर आप नहीं रख सकते हैं, राय बहादुर आप नहीं रख सकते हैं, महाराजा आप नहीं रख सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की उपाधियां हैं जो राजतंत्र में था, वैसे उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। इस किस में कहा गया था, आर्टिकल 18 में। इतना आप समझ गए। चलिए, इसमें कुछ उपाधि आप रख सकते हैं, जैसे आपको बता दें, आप जैसे रैंकिंग, एजुकेशन के पर्पज से, या फिर आप रख सकते हैं एजुकेशन के पर्पज से रख सकते हैं, या फिर डॉक्टर, अगर हैं आप डॉक्टर हैं आप तो रख सकते हैं, प्रोफेसर है तो आप रख सकते हैं, यानी एजुकेशन रैंकिंग, जिसे क्या कहते हैं रैंकिंग के पर्पज। जैसे मान लीजिए सेना में कोई है, तो इस सेना में है तो मेजर है, कर्नल है, तो वो व्यक्ति अपने आगे मेजर या कर्नल रख सकता है नाम के आगे। अब कोई मान लीजिए रैंक है उसका IAS ICS है, वो भी रख सकता है रैंकिंग के हिसाब से। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी रख सकते हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं तो रख सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है कि नहीं। तो ऐसे में आप उपाधि, ये सब चीज का संविधान इजाजत देता है कि आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे उपाधि नहीं रख सकते हैं जो समाज में समानता का अधिकार नहीं रखता है। इतना आप समझ गए। चलिए, आपको अगर मान लीजिए विदेश में कोई आपको उपाधि मिलता है, टाइटल मिलता है, तो आप राष्ट्रपति के अनुमति से रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए विदेश, कोई उपाधि कोई दे दिया, आप अगर भारत में रखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के इजाजत से ही आप भारत में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। इतना आप समझ गए। तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। इसको समझ लीजिए, इसको और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अनुच्छेद 19 ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। क्या है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इससे क्वेश्चन पूछता है और इसी के तहत हम लोग की स्वतंत्रता है। हम लोग घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति से, किसी नेता से पूछने की स्वतंत्रता, वो किसी नेता को जवाब देने की स्वतंत्रता, हम लोग जो प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसका भी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है। कौन देता है, आर्टिकल 19। तो ये आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 को, जो आर्टिकल 19 है उसको कहते हैं संविधान का ऋण। क्या कहते हैं, संविधान के ऋण, बोन बैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, संविधान का ऋण किस आर्टिकल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कि संविधान का ऋण किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो संविधान का ऋण आर्टिकल 19 को कहा जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं,
संविधान का ऋण, क्योंकि ये बहुत अनेक प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संविधान का ऋण। आप कभी बताएं कि कितने स्वतंत्रता हैं, अब उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले कौन, उसकी वर्तमान समय 6 ही है, लेकिन 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। अब कौन कौन है 7 प्रकार की, उसको देख लेते हैं। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा है, सभा, सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा है संगठन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है आपका संचलन, संचलन बनाने का मतलब घूमने की स्वतंत्रता। क्या है, संचलन करने की स्वतंत्रता यानी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है आपका, पांचवा है व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय की स्वतंत्रता। छठवां क्या है, छठवां है आपका बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, हालांकि ये पांचवा है, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और सातवां आपका है संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हम लोग, वो संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब किया गया है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया। जब इसको आर्टिकल हम जब 31 पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, उस समय किसकी सरकार थी, कैसे संशोधन किया गया, इसको क्यों संशोधन किया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये 6 जो आपके राइट हैं वो किसमें है, आर्टिकल 19 में। इसी को हमको चर्चा करना है, इसी चीज पर। इसमें क्या है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं हम लोगों को। देखिए कौन सी है, पहली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी सभा बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचलन यानी घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की यानी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। चलिए हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए। पहला कौन सा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट हो रहा है और आप अपने अंदर की स्वतंत्रता यानी मन की जो भावना, इंडिया मान के चलिए जीत गया, जब मैच हो रहा था इंडिया जीत गया, तो जो अपने अंदर भावनाएं हैं उत्तेजित यानी जताने की स्वतंत्रता यानी खुशी मनाने की स्वतंत्रता, किसमें है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। मान लीजिए खुशी मनाएंगे, झंडा दिखाएंगे, इंडिया के झंडा दिखाएंगे, तो वो स्वतंत्रता कौन देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप झंडा दिखा सकते हैं, इंडियन फ्लैग दिखा सकते हैं अगर आप जीत जाए तो। उसी मान लीजिए उसी तौर पर कि अगर कोई नेता है, बीजेपी का नेता है, चाहे सपा का नेता है, चाहे भाजपा का नेता है, किसी प्रकार का नेता है, अगर वो जीत जाता है तो उसको देखते हैं, अगर वो जीत जाता है तो उसको खुशी के मारे लोग क्या करते हैं, अपना पटाखे फोड़ते हैं। क्या फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, अपना वो नगाड़ा बजाते हैं। तो सब ये सब चीज किसमें आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। किसमें आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपको प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता। क्या है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये कि आपको प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए कोई नेता है, इसी में आपको पुतला फूकने की स्वतंत्रता है। क्या है, पुतला फूकने की स्वतंत्रता। कोई नेता है, अगर वो मान लीजिए वादा किया जीतने से पहले, चुनाव से पहले कि मैं ये कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा, ऐसे व्यवस्थाएं करूंगा आप सभी के लिए, वो जीत जाता है। जीतने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता है,
तो लोग अगर उसके खिलाफ आ जाएं, प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, तो उस व्यक्ति का, उस नेता को तो नहीं फूंक सकते, लेकिन उस व्यक्ति का, उस नेता का जो पुतला बनाकर फूंक सकते हैं। ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये सब किसमें है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में। किसमें है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में। देखते होंगे कि हर जगह धरना लग जाता है, तो धरना देने की स्वतंत्रता किसमें है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 कब है? किसमें है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में। किसमें है? आर्टिकल 19 फर्स्ट में। इसको ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए? आर्टिकल 19 ए में है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज आ गई। दूसरी चीज है इसमें मीडिया की स्वतंत्रता है। मीडिया यानी प्रेस। किसकी है? मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता है। जो मीडिया है, इसमें जो मीडिया आपको दिखाती है, जो मीडिया आपको हर जगह जाकर कुछ भी पूछ देती है, जैसे आजकल के देख रहे होंगे कि आज की मीडिया कैसी है। सोशल मीडिया, कोई भी चीज वायरल हो जा रही है। अब देख रहे होंगे गांव में लड़के लोग क्या कर रहे हैं, चाहे जो भी है, जैसे बहुत ऐसे मीडिया हो गए हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से कुछ भी, स्कूल में खेल जा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे थे। गलत एक तरफ है, लेकिन वहाँ पे जब शिक्षा सही नहीं है तो एक मीडिया के द्वारा ही उसको सुधारा जा सकता है। तो कौन से करते हैं लोग? ऐसे ऐसे करते हैं। मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो किसमें है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसमें है? मीडिया आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये किसमें है? सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इतना आप समझिए। चलिए, दूसरा चीज है आपका मीडिया स्वतंत्रता। इसमें आप अगर कोई, मान लीजिए आपको फोन है, फोन टाइपिंग आपका कोई करे तो उसके विरुद्ध स्वतंत्रता है। आपका फोन कोई टाइपिंग नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? फोन आपका कोई टाइपिंग नहीं कर सकता है, इसके विरुद्ध है। इसके विरुद्ध अधिकार है आपको। उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इतना आप समझ गए। चलिए, ये कोई खास नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, इतना आप समझ गए। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या क्या चीज है आ जाएंगी। और कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो अनेक प्रकार की हैं, उसको आगे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरी क्या आपको बताए हैं। इसमें एक चीज और है, जो ये आपके स्वतंत्रताएं हैं, जो आपको घूमने की स्वतंत्रता, वो आगे जाके बताएंगे कौन में है। और जो ये स्वतंत्रताएं हैं, इसमें कहा गया है कि कुछ सीमित तक, जैसे मान लीजिए आपको एकता अखंडता को देखना पड़ेगा। एकता अखंडता को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। यानी ऐसा स्वतंत्रता मत बनाइए कि एकता अखंडता को क्या हो, हानि हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? रोका जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात कहा गया है कि इसमें विदेशी संबंधी कोई मामलों में नहीं बोल सकते हैं आप। तीसरी चीज कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायालय कुछ आदेश करती है, तो उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए, ये कौन सा था? पहला 19A। और समझते हैं आर्टिकल 19B। कौन सा है? आर्टिकल 19B। इसमें क्या कहा गया है? सभा बनाने की स्वतंत्रता। सभा बनाने की स्वतंत्रता। सभा बनाने की स्वतंत्रता। ये जो सभा बनाने की, इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप सभा बना सकते हैं। यानी आप अगर अच्छे भाषण देंगे, जैसे मान लीजिए अब लोग क्या करते हैं, जैसे आपको चुनाव में उठना है, कहीं आप जाके बहुत अच्छे सुंदर भाषण देते हैं, तो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। जब लोग इकट्ठा होंगे तो आप वहाँ सभा बना सकते हैं। ये सब स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19B में। किसमें है? आर्टिकल 19B में सभा बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि आप शांतिपूर्वक रहिए, बिना हथियार के रहिए। अगर हथियार लेकर सभा बनाते हैं तो आपको रोका जा सकता है। कानूनी क्या हो सकता है? आपको कानूनी रोका जा सकता है, कानूनी तरीके से। तो जो आपको इसमें कहा गया है कि अगर धारा 144 लागू हो जाए, धारा 144 आप समझ ही रहे हैं क्या चीज है। धारा 144 है कि आप ग्रुप नहीं बना सकते हैं। आप पांच लोग से ज्यादा ग्रुप नहीं बना सकते हैं, सभा नहीं बना सकते हैं। अगर धारा 144 है तो क्या उसमें भी आप सभा बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। अगर धारा 144 लागू रहेगी, सेक्शन 144 लागू रहेगा,
तो आप वहां पे कोई भी सभा नहीं बना सकते। इतना समझ गए। चलिए, आप क्या समझते हैं 19C? 19C में है क्या है? संगठन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये संगठन क्या है? संगठन जैसे आप बहुत सारे लोगों, जैसे आपको अभी बताए हैं सभा में कि अगर आप अच्छे भाषण देते हो, अगर आपके साथ 100 लोग और खड़े हो जाएं तो एक तरह से क्या है, वो संगठन है, संघ है आपका। मान लीजिए आप बहुत अच्छे भाषण देते हो, कहीं कोई नेता है वो बहुत अच्छा भाषण देता है, उस नेता को चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर उस नेता के सपोर्ट में 100, 200, 500, 1000 लोग अगर खड़े होते हैं तो एक तरह से क्या है, संगठन ही तो है, संघ है एक तरह से। तो आपको क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। सरकारी सहकारी समिति, सहकारी सरकारी नहीं, सहकारी समिति द्वारा आप संगठन बना सकते हैं। आपको संगठन बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। इसमें भी कहा गया एक धारा 144 लागू होगा तो आपको रोका जा सकता है। क्या हो सकता है? आपको रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें आपको बता दिए। इसमें भी कहा गया है कि अगर आप कानूनी तौर पर जैसे हथियार हथियार के साथ आप संगठन नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चोरों का संगठन बना दीजिए, डकैत का संगठन बना दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या है, कानूनी अपराध है, कानून के तहत उसको आपको दंड दिया जा सकता है। ऐसा संगठन बनाने के लिए आपको संविधान अलाउ नहीं करता है, ना ही ऐसा कोई सभा बनाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो ऐसा आप मत करिए कि आप ये समझ जाइए कुछ भी स्वतंत्रता, कुछ चीज की भी स्वतंत्रता है, हम लोग संगठन किसी चीज का बना सकते हैं, सभा में किसी चीज का बना सकते हो, ऐसा आप कुछ मत समझिएगा। संवैधानिक तौर पर जो चीज की कही गई है उसी चीज को आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर बताए हैं कि संगठन बनाए स्वतंत्रता, आप जाकर डकैतों का संगठन बना लीजिए, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है 19D। कौन सा है? 19D। इसमें आपको क्या कहा गया है? संचलन। संचलन, संचलन का मतलब होता है घूमने, घूमने से रिलेटेड है। आपको घूमने की स्वतंत्रता है, हर जगह आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको। अगर ये एक होता है आंतरिक संचलन, एक होता है बाह्य संचलन। तो जो आंतरिक संचलन है वो भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई स्टेट नहीं रोक सकता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के PM हो, चाहे CM हो, चाहे कोई भी जिलाधिकारी हो। अगर आपने अपराध नहीं किया है, अगर आप आम व्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, क्या है, स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि आप किसी का मर्डर किए आप हर जगह घूमते ही रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऐसा नहीं होने देंगे सर। ठीक है ना, कि आपको 19D में क्या गया है, संचलन स्वतंत्रता, यानी आप हर जगह घूम सकते हैं। आंतरिक यानी आप देश के अंदर किसी राज्य में, किसी भी स्टेट में आप घूम सकते हैं। बाह्य संचलन क्या है? बाह्य संचलन का मतलब होता है आप देश के बाहर कहीं भी आप घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप देश के बाहर कहीं भी घूम सकते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए उसको हम बताएंगे आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसमें क्या है, संचलन यानी घूमने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। ठीक है, 19 ABCDE। इसमें क्या कहा गया है? 19E में आपको बताएं क्या कहा गया है, बसने, बसने की स्वतंत्रता। अगर आप कहीं घूमने चले गए हो, जैसे मान लीजिए आप मुंबई चले गए, मुंबई चले गए, मुंबई घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सिटी बहुत मजेदार है मुंबई, हालात और भविष्य में बहुत सुंदर है। आप जब जाएंगे वहाँ के नज़ारे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत बेहतरीन, लेकिन वहाँ की जमीन समझिए एक सोने से भी ऊपर बिकता है वहाँ की जमीन। मान लीजिए आप चले गए मुंबई घूमने के लिए, मुंबई कहाँ चले गए? घूमने के लिए, और आपको वहाँ बहुत अच्छा लग गया कि नहीं हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर घर बनाएंगे, तो आमतौर पर आप वहाँ पे रह सकते हैं। आपको बसने की स्वतंत्रता है, अस्थायी रूप से आप बस सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बसने की स्वतंत्रता है।
आपको वहाँ कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आप यहाँ नहीं बस सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। कानून तौर से आप बस सकते हैं, ठीक ना। तो आप कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी स्टेट में किसी भी जगह आप बस सकते हैं। इसमें कुछ अपवादें हैं कि आप जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार चले गए, तो वहाँ के जो जनजाति हैं, जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, अभी भी वो बिना वस्त्र के रहते हैं। अंडमान एक जगह एक दो जनजाति ऐसे हैं जो समाज से भावनाओं समाज से कुछ रिलेट नहीं करते हैं, कोई संबंध नहीं उन लोगों का समाज से। तो उन जैसे जगहों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे वंचित है आप लोगों के लिए, बसने की स्वतंत्रता यहाँ पे आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है, कहीं भी आप बस सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य के कोई भी कंट्री, आप राज्य के कोई भी स्टेट हो, सॉरी कंट्री नहीं, कोई भी राज्य के स्टेट हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, वहां पे आप जाकर बस सकते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए 19F क्या कहता है, व्यवसाय, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए आप पुराने वाले यूपी के हैं और आप जाके मुंबई में व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी आप ऑल इंडिया कंट्री में, अपने कंट्री में कहीं भी आप व्यवसाय जाकर कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप ऑटो कोई किसी भी स्टेट में चला सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में अपना दुकान खोल कर रख सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में अपना कंपनी खोल सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको व्यवसाय के तौर पर आप जाके बम बारूद की दुकान खोल दीजिए, आप जाके बंदूक का दुकान खोल दीजिए, खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा भारत सरकार से। जब वो लाइसेंस देगी तो आप खोल सकते हैं, अन्यथा वो कानूनी अपराध, ठीक है। तो आपको क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। किसमें कहा गया है, 19F, आर्टिकल 19F में कहा गया है। चलिए, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो आपको किसमें है, आर्टिकल 19 संविधान का ऋण कहा जाता है आर्टिकल 19 को। ये आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और क्या है आपको, एक था आपका आर्टिकल 19, क्या है इसमें, संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। पहले 7 था, आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार के हो गए, क्योंकि एक ही हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इसको हम आर्टिकल 31 में समझेंगे, 31 में, ठीक है। चलिए आपको इसको बता दें थोड़ा सा कि संपत्ति का जो अधिकार था ये क्या था, मौलिक अधिकार था। इसमें कोई व्यक्ति, अगर सरकार कोई सार्वजनिक काम बना रही है और दूसरे व्यक्ति का जमीन उस सरकार के बीच में आ जाए, तो मान लीजिए वो मूल अधिकार है, आप उस सरकार को नहीं बेच रहे हैं, तो सरकार को दिक्कत हो जाएगी। इस कारण इसको कानूनी क्या कर दिया गया है, कानूनी संपत्ति कर दिया गया है, यानी कानूनी तौर पर आपको लिया जा सकता है आपके संपत्ति को। इतना समझिए, तो इसको आर्टिकल 31 में रख दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1976 में इसको भाग 12 300A में रखा गया है। किसमें क्या गया है, भाग 12 आर्टिकल 300A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। चलिए इसको हम समझेंगे आर्टिकल 31 में अच्छे से। चलते हैं, तो ये आपको आर्टिकल 19 पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना हो तो। चलिए आगे, आर्टिकल आर्टिकल 20B, आर्टिकल 20 में क्या है, दो सिद्धि से दो संधि से संरक्षण, यानी अगर आप दो मतलब कोई अपराध करते हैं तो उनसे संरक्षण, अगर अपराध करते हैं तो आपको सजा दिया जाएगा। अगर आपको कोई व्यक्ति फंसा दिया, अपराध नहीं किए फिर भी आपको फंसा दिया है कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से, आप उसके लिए क्या है, संरक्षक, यानी उसे कहा गया है दो संधि से संरक्षक, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अगर
आपके ऊपर झूठा FIR हो जाए, झूठा FIR, इसको कैपिटल लिखते हैं तो लोग गलती समझ लेंगे इसको, FIR, क्या ये FIR, और मान लीजिए आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, मुकदमा, अगर आपके ऊपर FIR मुकदमा हो जाता है तो क्या आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बहुत लोग गाँव में अभी भी लोग कहते हैं कि थाने से थोड़ा बच के रहिए, आपका नाम थाने में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपकी नौकरी छीनी जा सकती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगी। हाँ? संविधान किस लिए बना है, इसी के लिए ना कि सभी लोगों को अधिकार मिलेगा, सभी लोगों को स्वतंत्रता है, कोई एक दूसरे को गलत तरीका से ना फंसाए। संविधान के नियम कानून किस लिए है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 20 में कि अगर आपके ऊपर FIR होता है या मुकदमा हो जाता है तो आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपको तभी दोषी ठहरा जाएगा, आपको तभी दोषी माना जाएगा जब तक कोर्ट ना कह दे, कोर्ट में जो जज होते हैं वो ना कह दें, जब तक वहां पे साबित आप ना कर दें, वकील आपका साबित ना कर दे, विपक्षी दल को वकील साबित ना कर दे कि आप कोर्ट में मुकदमा में आपने ये गलत कार्य किया है, अपराध किया है, और जज ये ना कह दे कि नहीं आप अपराधी हैं, तब तक आप अपराधी नहीं। अगर जज अपराध आपको ठहरा देता है कि नहीं आप अपराधी हैं तो आप अपराधी हैं, तब आपको जेल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जेल किया जाएगा। जब तक कोर्ट आपको जज नहीं करता तब तक आप अपराधी नहीं है। ये FIR हो जाने से, मुकदमा होने से कुछ होने वाले नहीं है, इसको आप अपने मन से भ्रम से निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें 3 बातें कही गई हैं आर्टिकल 20 में। कौन सी है। पहला है अपराध, अपराध के समय, अपराध के समय का कानून। दूसरी बात क्या कही गई है, एक अपराध का, एक अपराध का एक ही सजा। और तीसरी कही गई है कि अपने विरुद्ध, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। चलिए अब इस तीनों बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। जो इसमें क्या गया है, अपराध के समय का कानून। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का, मान लीजिए आप ही हैं चाहे और कोई है, आपके गांव कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हत्या कर दे, क्या कर दे, हत्या कर दे, या उस कोई दूसरा व्यक्ति है उसको चोरी कर दे, या किसी हाथ मदद कर दे। हाथ मदद करने का मतलब किसी का सर मार के फोड़ दे, ये होता है हाथ मदद। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का हत्या कर देता है, क्या कर देता है, हत्या कर देता है, तो आपको क्या कहेंगे, अपराध के समय कानून। आप जिस समय हत्या करेंगे, यानी मान लीजिए 2023 में कोई व्यक्ति हत्या करता है तो 2023 के समय के कानून के हिसाब से आपको सजा दिया जाएगा, ना कि पीछे के कानून के हिसाब से। ऐसा नहीं है, मान लीजिए हत्या 2023 में किए, कब किए, 2023 में, और आपको सजा सुना दिया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय का। अलाउद्दीन के खिलजी के समय कोई हत्या करता था तो उसको जिंदा भुजवा देता था वो, तो उस समय की सजा नहीं सुना जाएगा कि आपको जिंदा भुजवा दिया जाए। तो इसमें कहा गया है कि अपराध के समय कानून, यानी आप अगर 2023 में हत्या करते हैं तो 2023 में जो कानून है उसके हिसाब से आपको सजा दिया जाएगा। अब आप समझ गए अपराध के समय के कानून का मतलब। दूसरी बात कही गई है, एक अपराध का एक ही सजा, एक अपराध का एक ही सजा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी व्यक्ति का हत्या किया है, अगर एक बार हत्या किया तो आपको एक ही बार सजा सुनाई दिया जाएगा। अगर आपने दूसरी बार हत्या, जैसे मान लीजिए आप आए, हत्या कर दिए किसी का, गए जेल में, और जेल में आपको बंद कर दिया गया, 2 साल का सजा सुना दिया गया, मान के चलिए, सपोज कीजिए कि आपको 2 साल का सजा सुना दिया गया, फिर आप आए, फिर हत्या किए, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा।
तो एक अपराध किया, अगर आपने एक अपराध किया तो उसके लिए एक ही सजा दिया जाएगा। अगर आपने 2 अपराध किया तो उसके लिए 2 सजा दिया जाएगा। आपने 3 अपराध किया तो उसके लिए 3 सजा दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए, दूसरी बात क्या कही गई है कि अगर आपने अपराध किया है और कोर्ट में जाके आप खुद कह रहे हैं कि मैंने अपराध नहीं किया है, इसमें क्या क्या गया है? आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं कोर्ट में। आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। आप मान लीजिए किसी की हत्या भी कर दिए, चाहे आप शरीफ भी हैं, और जाके कोर्ट में कहें कि नहीं जज साहब हम शरीफ हैं, जज आपकी बात को नहीं सुनेगा। क्या करेगा? वो नहीं सुनेगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए आगे समझे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग आएंगे तो आर्टिकल 21, 22, 23, 24 ऐसे करके हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आर्टिकल 21 कल आएंगे तो प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। कैसे आप किसी जीव जंतु का जान नहीं ले सकते हैं, आप अपना भी जान नहीं ले सकते हैं। खुद के मान लीजिए आप आत्महत्या कर रहे हैं, अब बच जाएंगे तो उसके लिए भी दंड दिया जाएगा। इस तरह के आर्टिकल किस में है? 21 में है। 22 में क्या है? आपको झूठे एफआईआर, आपको गिरफ्तार कैसे किया जाता है, अरेस्ट कैसे किया जाता है, पुलिस इनकाउंटर कैसे करती है, पुलिस आपको रिमांड पर कैसे लेती है, पुलिस आपको रिमांड पर लेती है तो पूछताछ कैसे करती है, ये सब आर्टिकल 22 में हम लोग कल क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। जय हिंद।